गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट स्टडी कर रहे थे, जिसमें आज हम बात करेंगे डार्क फेज की, जिसमें हम बात करेंगे केल्विन साइकिल की। अब डार्क फेज इसलिए बोला है क्योंकि एक लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है। इससे पहले लाइट फेज होता है जिसमें हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बात की थी, और हमने उसमें देखा कि लाइट फेज के दौरान ही एटीपी यानी कि जो एनर्जी करेंसी है प्रोसेस को करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है, और NADPH2 जो कि रिड्यूसिंग पावर है, इन दोनों की जरूरत पड़ती है, तो उसे लाइट फेज के दौरान प्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब आता है डार्क फेज, जिसमें हमारे पास एनर्जी है और हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके फाइनली जो हमारे मेन मोटिव है ग्लूकोज की फॉर्मेशन करना, उसे हम इस साइकिल में कंप्लीट करते हैं। इसे हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि जो एक साइंटिस्ट है मेल्विन केल्विन, उन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर किया था। उन्होंने क्लोरेला सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया था और कार्बन 14 को यूज करते हुए उन्होंने डिफरेंट जो ट्रेसेस थे इस पूरी साइकिल के, डिफरेंट स्टेजेस थी, उसको उन्होंने फाइंड आउट किया था। और उसके लिए उन्होंने क्लोरेला में कार्बन 14 को यूज किया। फिर वो क्या करते थे, हॉट मिथेनॉल से क्लोरेला की सेल्स को किल कर देते थे। फिर एक एलिमेंट को वहां से एक्सट्रैक्ट करके वहां पर उसको फाइंड आउट करते थे कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड वहां पे फॉर्म हुआ। फिर नेक्स्ट लेवल पर ऐसा करते थे, मतलब हर एक लेवल पे क्या क्या कंपाउंड फॉर्म हुए उस चीज को ट्रेस करते हुए उन्होंने पूरी साइकिल को फॉर्म किया और डिजाइन किया। इसके लिए उन्हें 1961 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। अब हम बात करते हैं केल्विन साइकिल की। इसे C3 साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। इसे बायोसिंथेटिक साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज की प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपको जो फर्स्ट इसका एंजाइम है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने के बाद रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन करता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये रुबिस्को है। रुबिस्को जो एंजाइम है, इसे इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, जो सबसे बड़ी प्रोटीन माना जाता है इसे, और ये 16% प्रोटीन को कैरी करता है क्लोरोप्लास्ट की, जो मतलब पूरे अर्थ की सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन मानी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है रूबिलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ठीक है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और ऑक्सीजिनेशन भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। अगर कार्बोक्सिलेशन करेगा तो किस कंडीशन में करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और ऑक्सीजनेशन कब करेगा, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ये अपना जो वर्क है वो डिसाइड करता है। इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि रुबिस्को का क्या ड्रॉबैक है। अब सबसे पहला जो स्टेप है, जो पूरी साइकिल है, उसे 3 फेजेस में, 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, सेकंड वन इज रिडक्शन, थर्ड वन इज रीजनरेशन। जो फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन का, उस प्रोसेस में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड है वो रिसीव करता है। अब यहाँ पर मैंने 6 कार्बन शो किए हैं, तो यहाँ पर 6 कार्बन को रिसीव करने के लिए 6 मॉलिक्यूल्स होंगे रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये साइकिल है वो 6 बार रन करती है, जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारा प्रोड्यूस होता है। अब 6 CO2 रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ कंबाइन करके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5 कार्बन कंपाउंड है और ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 कार्बन यहाँ पर हो गए, और ये 6 मॉलिक्यूल्स इसके हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कार्बन कितने हो गए, 36 कार्बन। ये सिर्फ आपको थोड़ा आगे हमारी जो प्रोसेस है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो उसको मतलब आसानी से चलाने के लिए हम यहाँ इसका कार्बन नंबर भी काउंट करके चलते हैं। 6 कार्बन कंबाइन करेंगे 6 मॉलिक्यूल से, RUBP के 6 मॉलिक्यूल से, और हमारे पास जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच इज 3 कार्बन कंपाउंड। अब आप 36 कार्बन यहाँ पर हैं आपके पास, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कार्बोक्सिलेशन का। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की जाती है प्रोसेस के अंदर, और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे, इसके 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे।
इसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर फॉर्म करेगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और साथ में इस प्रोसेस में क्या होता है 12 ATP यूज होते हैं। ठीक है, 12 ATP यहाँ पे यूज हो गए, जिसमें से जो फॉस्फोरस है उसको रिमूव करके इस मॉलिक्यूल में ऐड कर दिया जाएगा और वो उसकी फर्स्ट पोजीशन पे एक और फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। तो ये क्या बन गया 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड्स है, इसके 12 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, यहाँ पर भी 36 कार्बन हमारे पास स्टोर हो गए। इसके बाद ये यहाँ तक की जो प्रोसेस है इसे हम कार्बोक्सिलेशन में कंसीडर करके चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा वो है रिडक्शन का। इन दिस स्टेप 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज रिड्यूस्ड टू 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग पावर NADPH2। ठीक है, 12 मॉलिक्यूल्स हैं, 12 मॉलिक्यूल्स को चलाने के लिए 12 NADPH2 की जरूरत पड़ी। ठीक है, यहाँ से ये क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी रिडक्शन कर देंगे। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर यूज होता है और हमारे पास फॉर्म हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया हमारे पास। पहले यहाँ पे जो था एसिड ग्रुप था, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, रिड्यूस हो गया ये। अब इसमें भी कितने कार्बन है 36 कार्बन, क्योंकि हमने कार्बन कहीं रिमूव नहीं किए। अब हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, यानी कि 12 3 36। अब इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2,5,3,2 की फॉर्म में। अब जो डिहाइड्रोजिनेज ये रिडक्शन की प्रोसेस है ये कहाँ तक जाएगी, जब तक हमारा ये हेक्सोज शुगर फॉर्म नहीं होती। तो इसमें क्या होगा 2 मॉलिक्यूल्स रीजनरेशन में जाएंगे। ये जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें से कुछ तो जाएंगे हेक्सोज फॉर्मेशन में, 3 इसी प्रोसेस में इंक्लूड होंगे और जो ये 2 है ये रीजनरेशन में जाएंगे। अब देखते हैं ये किस तरह से होगा। 5 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, इसके जो 5 मॉलिक्यूल्स बने इनकी आइसोमराइजेशन होती है। आइसोमराइजेशन का मतलब है इसका जो इसमें जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है वो चेंज हो जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाएगा। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। टोटल यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास 15 कार्बन, क्योंकि 5 मॉलिक्यूल्स थे 3 कार्बन कंपाउंड के, तो 15 कार्बन यहाँ पे रिस्टोर हो गए। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में से 2 मॉलिक्यूल्स तो रीजनरेशन में चले जाएंगे और जो 3 मॉलिक्यूल्स बचे, 3 मॉलिक्यूल्स में ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइन करके क्या एल्डोलेज की प्रेजेंस में चेंज हो जाएंगे फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स बने 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि ये 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हेक्सोज शुगर बन जाएगी और इसके 3 मॉलिक्यूल्स बने, 3 में से एक की तो हेक्सोज शुगर बन के रिमूव हो जाएगी और जो 2 मॉलिक्यूल्स थे वो रीजनरेशन में चले जाएंगे। अब ये यहीं पर खत्म हो गया। अब इसके 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के जो 2 मॉलिक्यूल्स थे वो यहाँ पर कंबाइन करते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ, तो टोटल यहाँ हमारे पास 18 कार्बन बन गए। अब 18 कार्बन में से 8 हमारे चले जाएंगे इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट को फॉर्म करने में। ये 4 कार्बन कंपाउंड है तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, और एक हमारा जो ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट है ये 5 कार्बन कंपाउंड है तो 2 मॉलिक्यूल्स इसके बन जाएंगे। ठीक है, कहाँ से बने ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से और 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बन जाता है और ज़ैल्यूलोज 5 फॉस्फेट बन जाता है। अब इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में ये वाले डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कंबाइन करके सीडोहेप्टुलोज 1,7 बाइफॉस्फेट फॉर्म करेंगे। इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और ये 7 कार्बन कंपाउंड है। S for 7 S for सीडोहेप्टुलोज। फिर सीडोहेप्टुलोज से यहाँ पर क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में। यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गए, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कैसा है 7 कार्बन कंपाउंड है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बने मतलब 14 कार्बन्स, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बने मतलब 14 कार्बन्स। अब इसके जो 14 कार्बन्स है यहाँ से
जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स थे, ये ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस में अब यहाँ पर टोटल हमारे पास 20 कार्बन हो गए, इसमें से 5 तो यहाँ चले जाएंगे रिबुलोज 5-फॉस्फेट को फॉर्म करने में। मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिबुलोज 5-फॉस्फेट के बन जाएंगे और 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे ज़ैल्यूलोज 5-फॉस्फेट के। ठीक है, यहाँ से चले थे जब हम तो 2 मॉलिक्यूल्स इसके बने थे और 2 मॉलिक्यूल्स इसके बने थे, और जब हम यहाँ से चलेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स इसके बनेंगे और 2 मॉलिक्यूल्स इसके बनेंगे। ठीक है, अब ज़ैल्यूलोज 5-फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स तो हमारे पास यहाँ से बने और 2 मॉलिक्यूल्स इस तरफ से बने, तो इसके 4 मॉलिक्यूल्स हो गए और ये चारों के चारों मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे रिबुलोज 5-फॉस्फेट में। अब रिबुलोज 5-फॉस्फेट से हमें क्या बनाना है, रिबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। ठीक है, मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 ATP को तोड़ेंगे, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, 2 + 4 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 6 मॉलिक्यूल्स को तोड़ के हम रिबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। तो इस तरह से जो ये साइकिल है पूरी साइकिल चलती है। अब इसमें इनपुट क्या है, अब आप खुद देख रहे हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ पे यूज हुए। ठीक है, 12 ATP यहाँ पे यूज हुए, 12 NADPH2 यहाँ पे यूज हुए और 6 ATP यहाँ पे यूज हुए, तो टोटल हमारे पास 18 ATP यूज हुए और 12 NADPH2 यूज हुए और 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो चलती है कि फोटोसिंथेसिस में टोटल 18 ATP मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और 12 NADPH2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। आई थिंक आपको अब ये क्लियर होगी। अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, और इस साइकिल को जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्लियर होगी, क्योंकि ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके लिए नए हैं। जितना आप इसको बार बार पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आप इसको याद कर पाओगे। बस आपने इसके कार्बन मॉलिक्यूल्स याद रखने हैं कि कार्बन कितने कार्बन का कंपाउंड है और कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसका हिसाब रखोगे तो आपकी जो पूरी साइकिल है वो स्मूथली चलेगी। इसके बाद जो दूसरी साइकिल आती है फोटो रेस्पिरेशन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।